हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक पढ़ेंगे। तो इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सूचकों के माध्यम से हम पता करते हैं कि अम्ल और क्षार उपस्थित है या नहीं। तो सूचक कहते किसे हैं, तो ये देखते हैं हम इसकी परिभाषा क्या है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लों तथा क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो अब सूचक ना अम्लों और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाते कैसे हैं। ये या तो अपने रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके अम्लों या क्षारकों की उपस्थिति को हमें बताते हैं। तो परिवर्तन किस में करते हैं, रंग या गंध में परिवर्तन से। हमें पता चलता है कि ये विलयन अम्ल है या क्षार है। तो अब देखते हैं कि सूचक होते कितने प्रकार के हैं। तो सूचकों की प्रकार, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक और तीसरे सूचक होते हैं गणनीय सूचक। तो एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, दूसरे होते हैं कृत्रिम या संश्लेषित भी बोलते हैं हमें, संश्लेषित सूचक। तीसरे होते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो हम एक एक को पढ़ेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक क्या होते हैं और गंधीय सूचक क्या होते हैं। तो देखते हैं कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करते हैं, मतलब पौधों से प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक सूचकों में हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे हमने देखा था कि लिटमस ये एक प्राकृतिक सूचक है जिससे हम पता लगाते हैं कि अम्लों की उपस्थिति क्या है, क्षारकों की उपस्थिति क्या है। जैसे ही हम लिटमस को हम अम्ल में डालते हैं तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे ही इस लिटमस को हम क्षार में डालते हैं तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये अपने रंग में परिवर्तन से हमें बताता है कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो ये लिटमस प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है, ये लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है। हम लिटमस को लीचेन के पौधे से प्राप्त करते हैं और ये उदासीन माध्यम में बैंगनी रंग का हो जाता है। चाहे हम लाल लिटमस पेपर को उदासीन विलयन में डालेंगे या नीले लिटमस पेपर को जब उदासीन विलयन में डालेंगे तो वो बैंगनी कलर का हो जाता है। तो ये तो हो गई कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। और साथ ही और कौन कौन से प्राकृतिक सूचक है, दूसरा है लाल पत्ता गोभी। तो ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। इससे भी हमें पता चलता है कि ये अपने रंग में परिवर्तन कर देती है। जैसे ही हम अम्ल में डालेंगे तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा और क्षार में डालेंगे तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अम्ल में डालने से ये लाल हो जाएगी और क्षार में डालने से इसका विलयन हरा हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। और एक ऐसा सूचक है प्राकृतिक जो है हल्दी।
जो हम सामान्य जीवन में यूज करते हैं हल्दी को, जैसे ही हल्दी को हम सब्जी में यूज करते हैं, और जब वो कपड़ों पे लग जाती है और हम उसे साबुन से धोते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हल्दी के दाग पर हम साबुन लगाते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है। तो ये साबुन कैसा होता है, साबुन क्षार होता है, और जैसे ही उस पर हम हल्दी पर वो क्षार लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है, पीले कलर से वो लाल में चेंज हो जाता है। तो ये क्षारकों में लाल में परिवर्तित हो जाती है, जबकि अम्लों में इसमें कोई चेंज नहीं आता। अम्ल में जैसे ही हम डालते हैं हल्दी को तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम क्षार में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। तो ये तो हो गए कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे पौधे से प्राप्त करते हैं। जैसे लिटमस हो गया जो लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है, और लाल पत्ता गोभी और हल्दी, ये सब प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण है। अब देखते हैं हम कि कृत्रिम सूचक क्या होते हैं। कृत्रिम सूचक ये होते हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करते हैं तो ऐसे सूचक जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण जैसे मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और एक है दूसरा फिनोल्फ्थालीन। ये दोनों कृत्रिम सूचक है, इन्हें हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। तो ये फिनोल्फ्थालीन करता क्या है, जैसे ही हम इसे अम्ल में डालते हैं, अम्ल में डालने पर ये रंगहीन हो जाता है। ये पहले से कलर्ड होता है, रंग होता है इसका, और जैसे ही हम इसे अम्ल में डालते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, और क्षार में डालने पर ये गुलाबी हो जाता है। तो ये अपने रंग में परिवर्तन दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। ऐसे ही हम लेते हैं गंधीय सूचक। ये क्या करते हैं कि इन्हें डालने से ये अपने गंध में परिवर्तन दिखाते हैं, जो अपने गंध में परिवर्तन कर अम्ल व क्षारकों की उपस्थिति को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचकों में हम उदाहरण लेते हैं, जैसे प्याज का रस। उदाहरण लेते हैं हम प्याज का रस। तो प्याज के रस का क्या होता है, जैसे ही हम इसे अम्ल में डालते हैं तो ये तीक्ष्ण गंध देता है, बहुत तेज गति से इसकी स्मेल आती है हमें। और जैसे ही हम क्षार में डालते हैं इसे तो इसका कोई गंध नहीं आती इसमें से। और ऐसे ही है एक उदाहरण लौंग का तेल। लौंग के तेल का क्या होता है, जैसे ही हम इसे अम्ल में डालते हैं तो इसकी गंध सेम रहती है जैसी पहले आती थी लौंग के तेल में, और जैसे ही हम इसे क्षार में डालते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं आती, कोई अभिक्रिया नहीं करता ये। तो ये हो गए सूचकों के प्रकार कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, और तीसरा गंधीय सूचक। तो ये हमने पढ़ लिया कि सूचक होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। सूचक होते हैं कि हम अम्लों और क्षारकों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं जिनसे। तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब कि कैसे उन्हें अभिक्रिया करके पता लगा सकते हैं कि किन किन से अभिक्रिया करते हैं। ये धातुओं से करते हैं या नहीं करते हैं, कार्बोनेट से करते हैं या नहीं करते हैं, धातु बाइकार्बोनेट से करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे अम्लों और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं इनके। अम्ल तथा क्षारक के
रासायनिक गुणधर्म, मतलब उन्हें प्रयोगशालाओं में अभिक्रियाएं करवा के हम देखेंगे कि किन किन से अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं के साथ ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातुओं के साथ अम्लों व क्षार की अभिक्रिया क्रिया। तो ये धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं हम ये देखेंगे। तो होता क्या है कि जब हम अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से करवाते हैं, अम्ल है और ये है, इधर हम क्षारक ले लेते हैं। तो जैसे ही हम अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से करवाते हैं तो ये देते क्या है, अम्ल की अभिक्रिया हम धातु से करवाएंगे तो ये लवण देते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, गैस देते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलता है, इसके लिए हम प्रयोगशालाओं में एक टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्ट में होता क्या है, इधर लिखते हूँ कि टेस्ट में होता क्या। एक हम सबसे पहले हम वो लेते हैं, इससे मिटा देती हूँ, एक स्टैंड लेंगे हम, ये है स्टैंड है, जिसके स्टैंड होल्डर में हम एक परख नली को बंद कर देते हैं। ये एक स्टैंड है जिसके होल्डर में, होल्डर मतलब पकड़ने का, तो ये परख नली को पकड़े हुए हैं। तो इस परख नली के अंदर लेते क्या है, हम जिंक के कुछ दाने लेंगे। जिंक एक धातु है, इसके कुछ दाने लेंगे और इसके अंदर ऊपर से HCl अम्ल, HCl एक अम्ल है, तो इस अम्ल को डाल के इस परख नली को हम बंद कर देते हैं। तो इस परख नली को हमने बंद कर दिया स्टॉपर से या किसी ढक्कन से, इस परख नली को बंद कर देंगे। तो अब ये जब भी जिंक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो परख नली है उसमें से ट्यूब लगा के इस परख नली में हम उस ट्यूब को एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर साबुन का पानी लेते हैं। इस बीकर के अंदर हम साबुन का पानी लेते हैं और जो इस परख नली से ये ट्यूब आ रही है, तो जो अभिक्रिया इसमें से हो रही है और अभिक्रिया होने के बाद जो गैस इसके अंदर से निकल रही है, वो गैस इस ट्यूब से होकर इस पानी में आती है, इस साबुन के पानी में आती है ये गैस। तो गैस जब इस साबुन के पानी में आती है तो इधर से इस साबुन के पानी में से साबुन के मोटे मोटे बुलबुले निकलने लगते हैं। ये साबुन के बुलबुले इधर निकलने लगते हैं। तो इन बुलबुलों में हाइड्रोजन गैस है। ये हम पता लगाने के लिए करते क्या है कि एक मोमबत्ती लेते हैं जो पहले से जल रही है, तो जलती हुई मोमबत्ती लेंगे और ये है जलती हुई मोमबत्ती लेंगे। ये जलती हुई मोमबत्ती को जैसे ही हम इन बुलबुलों के पास ले जाएंगे तो इनमें हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। हाइड्रोजन गैस का दहन होगा मतलब ये हाइड्रोजन गैस जलेगी तब हमें फटफट की आवाज सुनाई देगी। तो इस फटफट की आवाज से हम पता लगाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के दहन होने से ये आवाज हमें सुनाई दे रही है। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं पोप टेस्ट। और इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही जिंक हमें HCl के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है।
और ऐसे हम यही टेस्ट हम क्षारकों के साथ करवाते हैं। तो एक बार तो हमने अम्ल लिया, जिंक के अंदर अम्ल डाला और हमने हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करके हमने देखा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और दूसरी बार हमने अम्ल की जगह क्षारक डाला और तब भी सेम ही अभिक्रिया हुई, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसे मोमबत्ती से जलाने पर हमें ये फट फट की आवाज सुनाई देती है। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं पोप टेस्ट। तो हमें पता चल गया इस टेस्ट से कि जैसे ही धातु अम्ल या क्षारक से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद जो अम्ल का अपशिष्ट बचे हैं, उन अम्लों के अपशिष्ट से धातु अभिक्रिया करके एक लवण बना लेती है, एक यौगिक बनाती है जिसे हम लवण कहते हैं। तो धातु प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेंगी। ऐसे ही जब क्षारक को के साथ हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये लवण बनता क्यों? हाइड्रोजन गैस तो हमने प्रयोगशाला से पता लगाया कि हाइड्रोजन गैस निकलती है इन दोनों की अभिक्रिया से। और जो बचा हुआ अपशिष्ट है अम्ल का, उसकी धातु से अभिक्रिया करने से जो यौगिक बनता है उन्हें हम लवण कहते हैं। तो अभिक्रिया होगी कैसे, हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास जिंक धातु हमने ली इधर और अम्ल लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसकी अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो बनेगा क्या? ZnCl2 प्लस H2 बनेगी। तो H2 के लिए इसे संतुलित कर लेते हैं और फिर जो अपशिष्ट बचेगा Cl अम्ल का और जो जिंक है उससे ये धातु अभिक्रिया करके यौगिक बनाएगी जिसे हम कहते हैं लवण। और ये है लवण जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। ऐसे ही हम इधर क्षारक लेते हैं जो है NaOH। इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करवाएंगे तो बनता क्या है हमारे पास? Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो अम्ल और क्षार जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया तो हो गई कि धातुओं के साथ अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि अम्ल और क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।